हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयार करें। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस अध्याय के अंतर्गत हम आज देखेंगे गाउस प्रमेय। और एग्जाम के व्यू से ये जो गाउस प्रमेय है, गाउस थ्योरम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इस थ्योरम को पूछता है। तो किसी भी चीज़ को हमको रटना नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमको रटने की आवश्यकता नहीं, हमको समझना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कोई भी प्रमेय या थ्योरम जब दिया जाता है तो किन्हीं दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए दिया जाता है, या फिर कोई भी नियम प्रतिपादित किया जाता है किसी के द्वारा, तो किसी राशि का मान ज्ञात करने के लिए, या फिर किन्हीं दो राशियों या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी नियम या प्रमेय प्रतिपादित किया जाता है। तो गास ने भी अगर ये प्रमेय प्रतिपादित किया है तो किसी राशि का मान ज्ञात करने के लिए किया होगा, या फिर किन्हीं दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए यह नियम प्रतिपादित किया होगा। तो गाउस प्रमेय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाउस प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लागू होता है। आगे हम इसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। तो आप गाउस प्रमेय पढ़ो या फिर उसका अनुप्रयोग पढ़ो, आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि गाउस का प्रमेय जो है किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ की बात करें तो जैसे यह कोई बंद पृष्ठ है, यह भी एक बंद पृष्ठ है, इस प्रकार का भी बंद पृष्ठ हो सकता है। गाउस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यह प्रमेय जो है पृष्ठ के आकार पर या आकृति पर या परिमाप पर निर्भर नहीं करता। शर्त क्या है कि जो पृष्ठ हम ले रहे हैं वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे ये बंद पृष्ठ है, ये तीनों बंद पृष्ठ हम बनाए हैं, विभिन्न आकृति का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाउस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अगर हम ये मान लें कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले की क्लास में हम पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और उसका संकेत क्या होता है, याद है ना। विद्युत फ्लक्स का संकेत होता है फाई ई। किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यह एक बंद पृष्ठ हो गया, और यह हो गया बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और मान लेते हैं इस बंद पृष्ठ के अंदर में आवेश है प्लस क्यू। तो कुल आवेश कितना है? देखो, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और कुल आवेश कहेंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश मान लो Q है, कुल आवेश कह रहे हैं, ध्यान देना। हो सकता है इस पृष्ठ के अंदर में एक ही आवेश हो, या फिर मान लो ये पृष्ठ के अंदर में Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है। तो कुल आवेश लेना है। यहां पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? यहां पर कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो गाउस ने क्या किया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के अंदर में उपस्थित कुल आवेश, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। कोई भी प्रमेय आपको लिखना है तो सबसे पहले उसका इंट्रो लिखते हैं।
कि वो प्रमेय या फिर वो नियम जो है क्यों दिया गया है, तो किस राशि को ज्ञात करने के लिए वो नियम प्रतिपादित किया गया है। तो ये समझ में आ गया। गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गाउस का प्रमेय कहता क्या है। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। गाउस का प्रमेय, गाउस थ्योरम। ये तो हो गया गाउस प्रमेय का इंट्रो। अब हमको क्या पढ़ना है कि गाउस प्रमेय कहता क्या है। गाउस प्रमेय के अनुसार या फिर इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, और प्रमेय को जब भी लिखते हैं इस प्रकार से कामा में लिखते हैं, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है गाउस का प्रमेय। गाउस प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि ये बंद पृष्ठ है S और इसके अंदर कोई आवेश है Q, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है, तो गाउस प्रमेय के अनुसार, तो गाउस प्रमेय के अनुसार उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये होता है गाउस का प्रमेय। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल, इससे पहले हम पढ़े हैं पृष्ठीय समाकलन S
वेक्टर ई वेक्टर ds। तो ये किसके बराबर होता है? तो बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित कुल आवेश q के 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो गया गाउस का प्रमेय। अब हमको गाउस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करनी है। गाउस प्रमेय की व्युत्पत्ति करनी है तो सबसे पहली बात क्या जानना है कि गाउस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, चाहे पृष्ठ का आकार जैसा भी हो। तो मान लीजिए ये S एक बंद पृष्ठ है, S एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर बिंदु O पर +q आवेश रखा गया है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो हम पढ़े हैं +q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? +q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद होगा आपको, E = 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। तो ये +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। अब क्या क्या माने हैं? माना कि एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर +q आवेश रखा गया है। यह है बंद पृष्ठ S जिसके अंदर बिंदु O पर +q आवेश रखा गया है। तो +q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः +q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये व्यंजक आप पहले से पढ़ते आए हो। E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है तो हमको उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इसकी दिशा किधर होगा? O से P की ओर होगा कि P से O की ओर होगा? ये दिशा होगा O से P की ओर। क्यों होगा? कारण को समझना है। जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पर हम क्या रखते हैं? वहां पर हम रखते हैं एकांक धन आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां पर क्या रखना पड़ेगा? यहां पे रखना पड़ेगा एकांक धन आवेश। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस और प्लस के बीच में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है? प्रतिकर्षण होता है। यानी कि दिशा किधर हो जाएगा? O से P की ओर। तो ये दिशा हो गया OP के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा। तो यहां पर हम दिशा लिख देते हैं, दिशा है OP के अनुदिश। अब क्या करना है? क्योंकि गाउस प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लागू होता है और यहां बिंदु P जो है बंद पृष्ठ पर नहीं है, इधर तो बंद है लेकिन बाहर क्या है? खुला हुआ है। तो यहां पर हम गाउस का प्रमेय तब लागू कर सकते हैं जब बंद पृष्ठ हो। तो बिंदु P पर हम एक छोटे से बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये छोटा सा बंद पृष्ठ है ds। क्यों कल्पना कर रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि गाउस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है अब तो याद भी हो गया होगा।
बंद पृष्ठ के लिए ना। तो बिंदु P पर बंद पृष्ठ प्राप्त करने के लिए ही हम क्या किए हैं, एक छोटे से एक अल्प बंद पृष्ठ ds की कल्पना किए हैं। बिंदु P को घेरे हुए, बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प बंद पृष्ठ, अल्प बंद पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। और ये जो अल्प बंद पृष्ठ ds की दिशा है, जिसकी दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होगा, उसके अभिलंब के अनुदिश होगा। मतलब ये जो अल्प पृष्ठ ds है, इसकी दिशा कहेंगे तो इसका जो अभिलंब है, ये मान लेते हैं अभिलंब है, तो इस दिशा में होगा। क्योंकि हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, और विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, इंटीग्रल वेक्टर ई वेक्टर ds, या फिर इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल ई ds cos थीटा। ये हम पहले पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स में, इससे जस्ट पहले के क्लास में। तो हमको थीटा मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं ई और ds के बीच का जो कोण है वो थीटा है। माना कि वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण थीटा है। मतलब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, अगर हम कोई चीज मानते हैं तो उसके पीछे कारण होता है। दोनों के बीच के कोण को हम थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ई ds cos थीटा होता है। थीटा चाहिए, थीटा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र और यह जो अभिलंब है इसके बीच का कोण है। अब हम निकाल सकते हैं इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब यहां भी ध्यान देना है, विद्युत फ्लक्स का संकेत तो फाई ई होता है। यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ एस के लिए है, लेकिन अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एक छोटे से पृष्ठ ds के लिए। तो पृष्ठ छोटा है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी कम होगा। तो फाई ई की जगह में क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब यहां से भी आप दो प्रकार से समझ सकते हो। एक तरीका यह है कि सदिश को हम अदिश के रूप में लिख रहे हैं, ये सदिश है, इसको हम अदिश में लिखेंगे तो लिखेंगे ई ds cos थीटा। एक तरीका तो यह है कि हम सदिश को अदिश के रूप में लिख रहे हैं, तो वेक्टर ई वेक्टर ds के जगह में क्या लिखेंगे, ई ds cos थीटा। अब ये आता कहां से है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। कोई भी सदिश जब होता है तो उसको हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं, पहले पढ़े हैं। उसी प्रकार से ये जो वेक्टर ds है, इसको भी हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक तो होगा ds cos थीटा और दूसरा होता है ds sin थीटा। और कई बार पढ़ लिए हैं जब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे थे तब। चलो ये बताओ कि कास थीटा किधर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़े हैं कि किधर कास लेना और किधर साइन लेना है। तो जिधर कोण बना रहता है उधर हम लेते हैं कास थीटा। अब ये कोण बना हुआ है, मतलब इधर आ जाएगा ds cos थीटा। और इस ओर जब हम समकोणिक घटक बनाएंगे, ये ds cos थीटा के समकोणिक,
तब आएगा ds sin थीटा। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब ये जो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है उसका मान आ गया ई डी एस कॉस थीटा, और ई का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई के मान को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर। ये जो डी एस कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर आया है, इसको हम कहते हैं घन कोण। डी एस कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर, ये होता है घन कोण। अब एक नया शब्द आ रहा है घन कोण। घन कोण क्या होता है? तो 11वीं में पढ़े हो मूल मात्रक और पूरक मात्रक, वहां पर हम पढ़े हैं कोण जो है दो प्रकार का होता है, एक समतल कोण होता है और एक घन कोण होता है। वैसे जनरली हमको कौन सा सूत्र याद रहता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हम कह रहे हैं तो वो समतल कोण के लिए है। कोण दो प्रकार का होता है, समतल कोण और घन कोण। दोनों में अंतर क्या है समझो। समतल कोण वृत्त पर बनता है, ये बनता है वृत्त पर, जबकि घन कोण जो है गोला पर बनता है। वृत्त और गोला में अंतर तो जानते हो ना। वैसे जब इसका आकृति हम बनाते हैं तो एक जैसे दिखता है। ये हो गया वृत्त और ये हो गया गोला। वृत्त मतलब मान लो हमारे पास कोई लंबा तार है, उसको हम गोल जोड़ दिए, तब वो क्या बन गया? वृत्त बन गया। या फिर चूड़ी देखे हो, आजकल तो लड़के लोग भी चूड़ा पहनते हो, वो भी क्या है? वृत्त है। गोला मतलब गेंद, क्रिकेट खेलते हो ना, तो ये हो गया गोला। चलो ऐसा दर्शा देते हैं हम, कोई बात नहीं है। तो ये वृत्त हो गया और ये गोला हो गया। ये मान लेते हैं वृत्त का कोई चाप है ए बी, और ये चाप जो है केंद्र पर जो कोण बनाता है। किसी वृत्त में उसके किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो इस कोण को हम कहते हैं समतल कोण। और यहां पर कोण का सूत्र हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। इस कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब हम घन कोण की बात कर रहे हैं। तो घन कोण किसे कहते हैं? जब गोला जो है केंद्र पर कोण बनाता है, ये गोला है और ये गोला जो है केंद्र पर कोण बना रहा है, तब इसको हम कहते हैं घन कोण। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। वृत्त में जब चाप जो है केंद्र पर कोण बनाता है तो उसको हम कहते हैं समतल कोण, और जिसका सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। और जब हम गोला में लेते हैं, जब गोला जो है केंद्र पर कोण बनाता है तो उसको हम कहते हैं घन कोण, और इसका संकेत होता है ओमेगा। और यहां पर अगर हम कोण का सूत्र कहें तो कोण बराबर हो जाता है गोले का पृष्ठ बटे त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का पृष्ठ बटे त्रिज्या का स्क्वायर, और इसको हम दर्शाते हैं ओमेगा से। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। इन ज्यादातर उपयोग किसका होता है? समतल कोण का। इसलिए हमको याद रहता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहां पर हम घन कोण की बात कर रहे हैं, किसी गोले के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो ds cos थीटा है, ये छोटे से पृष्ठ के द्वारा बनाया गया घन कोण है।
छोटे से पृष्ठ ds के द्वारा बनाया गया घन कोण। पूरे पृष्ठ के लिए होता तो ओमेगा लिखते, लेकिन छोटे से पृष्ठ के लिए है तो डी ओमेगा लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट। इसके जगह में हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो ये हो गया एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लेकिन हमको निकालना क्या है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी कि हमको निकालना है फाई ई। तो इसका हम समाकलन कर देंगे डी फाई ई का, और डी फाई ई का मान अभी हम निकाले हैं। पृष्ठीय समाकलन डी फाई ई का मान क्या आया था, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इसको आगे हल करें तो ये बाहर निकल जाएंगे समाकलन से। तो क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट पृष्ठीय समाकलन एस डी ओमेगा। अब ये जो डी ओमेगा है वो छोटे से जो बंद पृष्ठ है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। ये कोण जो है डी ओमेगा है। हमको निकालना पड़ेगा पूरे पृष्ठ S के कारण बिंदु O पर बनाया गया घन कोण। अब वो कैसे निकालेंगे, तो ये कोण बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठ बटे त्रिज्या का स्क्वायर। यहां से आप निकाल सकते हो। गोले के पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 10वीं में पढ़े हो, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, शंकु, बेलन। गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या के स्क्वायर कह रहे हैं तो आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कैंसिल, और इसका मान आ गया 4 पाई। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना आ गया, 4 पाई आ गया, 4 पाई। तो ये 4 पाई कैंसिल, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आ गया Q अपान इप्सिलॉन नॉट, और ये है गाउस का प्रमेय, गाउस का प्रमेय। तो आज हमने देखा गाउस थ्योरम और उसकी व्युत्पत्ति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर कीजिए।